सोचो शार्क टैंक के 40,000 एप्लीकेशन में से आपकी एंट्री सेलेक्ट होती है, आपको मुंबई बुलाया जाता है, दिन रात शो की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इनफैक्ट आपकी पूरी की पूरी पिच को कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाता है, बट आपका एपिसोड कभी रिलीज ही नहीं होता। आप 1 महीने वेट करते हो, 2 महीने वेट करते हो, 3 महीने वेट करते हो, पूरा सीजन खत्म हो जाता है, बट आपका एपिसोड दिखाया नहीं जाता। इनफैक्ट टीवी पर आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी दिखाई दे जाते हैं, सब मुझे अपनी फैंटेसीज के बारे में बता सकते हैं, बट आपका एपिसोड लाइव ही नहीं होता। वेल, ऐसी कुछ कहानी है iWeb के फाउंडर अक्षय शाह की। एंड अक्षय शाह अकेले नहीं है। पिछले सीजन शार्क टैंक में 40,000 एंट्रीज आई थी, उसमें से 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसमें से सिर्फ 200 कंपनी सेलेक्ट हुई। उन 200 कंपनीज में से भी 117 को टीवी पर दिखाया गया एंड फिर सिर्फ 67 कंपनीज को फंडिंग मिली थी। एंड ये नहीं है कि अगर आपको फंडिंग मिल गई तो लाइफ सेट। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 73% डील्स चेंज होती है ऑफ कैमरा। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको। इस शो में ऐसा कुछ हो रहा है जो हम में से ज्यादातर लोगों को आइडिया भी नहीं है। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मिलावत। I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 dark businesses of Shark Tank India with proofs जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। एंड ये सारी चीजें ऑफ कैमरा होती है, तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। So let's start this video. First is competitor destruction. Shark Tank के सेकेंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में एक ब्रांड आया था जिसका नाम था रिकॉर्ड स्टूडियो। ये एक मेकअप ब्रांड था जो लिपस्टिक, ब्रशेस, क्रीम्स वगैरह बेचता था। बेसिकली मेकअप से रिलेटेड सारा सामान। पहले तो शार्क ने इनका मजाक उड़ाया कि भाई आप क्या गुटखा खा के आ रहे हो, या फिर ये हाथ पर टैटूज कैसे हैं। और आप जो बोल रहे हो कुछ बीच बीच में, मतलब मुंह हिला रहे हो, कुछ तंबाकू कुछ खा रहे हो। बट जब इन्होंने अपने रेवेन्यू नंबर्स रिवील किए तो सबके होश उड़ गए। तो आपकी सेल कितनी है अभी? लास्ट ईयर हमने क्रॉस किया 15 CR पे, और इस साल अभी हम 11.5 CR कर चुके हैं। इन लोगों ने फर्स्ट ईयर में 15 करोड़ का बिजनेस किया था, सेकेंड ईयर में 30 करोड़ का करने वाले थे, ऑलमोस्ट डबल। एंड अगर ये इसी रेट से चलते गए तो शुगर कॉस्मेटिक, जो कि शार्क विनीता सिंह की कंपनी थी, उसको भी क्रॉस कर लेते। बाय द वे, रेफरेंस के लिए बता दूं, जहां रिकॉर्ड स्टूडियो ने अपने सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में 30 करोड़ का रेवेन्यू किया था, वहीं शुगर कॉस्मेटिक ने 75 करोड़ का लॉस किया था अपने 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन में। मतलब जहां पर रिकॉर्ड स्टूडियो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस था, वहीं पर शुगर कॉस्मेटिक लॉस पे लॉस किए जा रहा था। वैल्यू में बताओ। 65 से 70 लाख प्रॉफिट पोस्ट किया। लो जी, पहले ताली बना दो। इतना सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी रिकॉर्ड स्टूडियो को कोई भी फंडिंग नहीं मिली। रीजन पता है क्या था? कि ये सारे शार्क दोस्त थे एंड ये लोग अपने दोस्त की कॉम्पिटिटर की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसी रीजन की वजह से 5 में से 3 शार्क आउट हो गए थे। एज अ प्रिंसिपल मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। अब आप बोलोगे कि इस लॉजिक से तो जो भी शार्क का कॉम्पिटिटर होगा उनमें से किसी को फंडिंग नहीं मिलेगी। वेल, बिजनेस में आप अपने कॉम्पिटिटर को 2 तरीकों से खत्म कर सकते हो। पहला तो कि आप अपने ब्रांड को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लो, इतना ज्यादा स्केल कर लो कि कोई आपके आसपास भी ना आ पाए। जैसे कि ओयो है, उनके इतने सारे होटल्स है कि उनके आसपास कोई आ भी नहीं सकता। या फिर गूगल है, जिसके पास दुनिया भर का डेटा है। इनफैक्ट अब तो लोग गूगल से एडिक्ट हो गए हैं। कुछ भी सर्च करना हो तो सबसे पहले दिमाग में गूगल ही आता है, कुछ और यूज करने का मन ही नहीं करता। सेकेंड वे टू किल योर कॉम्पिटिशन इज टू बाय देम। वो ये कोट है ना कि इफ यू कांट फाइट देम जॉइन देम। जैसे कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को खरीद लिया, या फिर गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया। अब देखो, विनीता सिंह ने रिकॉर्ड स्टूडियो में इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि अगर वो उसमें इन्वेस्ट कर देती एंड अगर वो ब्रांड इतना ज्यादा बड़ा हो जाता कि उनका खुद के बिजनेस के लग जाते तो उनका तो बिजनेस बंद हो जाता ना। बट इसका एकदम ऑपोजिट अमन गुप्ता ने किया था। लास्ट सीजन एक ब्रांड आया था जिसका नाम था हैमर लाइफस्टाइल। ये लोग स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स, ईयरफोन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहे थे। बेसिकली वो सारी चीजें जो बोर्ड बनाता है, जो कि एक शार्क अमन गुप्ता की कंपनी थी। तो ये दोनों कॉम्पिटिटर्स थे। अब ये बंदा आया तो था 3% इक्विटी के लिए 30 लाख मांगने, बट अपनी आधी कंपनी बेचकर चला गया 1 करोड़ रुपए में। तू समझ नहीं रहा तेरे साथ क्या हो रहा है यार। तू नेशनल टीवी पे बिक रहा है भाई। तो मैं मना कर रहा हूँ 75%। नहीं, अब चाहे तो अमन गुप्ता विनीता सिंह की तरह इन्वेस्ट करने से मना कर सकते थे, बट अमन गुप्ता ने तो नेशनल टेलीविजन पे पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली। एंड सिर्फ खरीदा नहीं, बट ये भी बोला कि भाई अब तुम स्मार्ट वॉचेस या फिर हेडफोन्स वगैरह मत बनाओ, वो तो बोर्ड बना ही रही है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाएंगे। आप टूथब्रश ले लो, सब बंद कर दो। अब टूथब्रश कोई कर रहा है, आप मेरे को स्मार्ट टूथब्रश का ब्रांड बताओ।
तो आप उसमें क्यों नहीं कर रहे? तो ये होता है जब शार्क के कॉम्पिटिटर्स शो पर आते हैं, चाहे तो उनको पूरा का पूरा खरीद लिया जाता है या फिर उनको कोई भी सपोर्ट या फंडिंग नहीं देता। नेक्स्ट डार्क बिजनेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म का नाम है एम स्टॉक्स। एम स्टॉक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो करंट मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है बाय जीरो ब्रोकरेज मॉडल। आपको बस एक वन टाइम पेमेंट करनी है 999 रुपीज की, जिसके बाद आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ब्रोकरेज। आपको बेसिकली फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्री डिलीवरी, फ्री F&O ट्रेड्स, सब कुछ फ्री मिलेगा। आपको बस एक वन टाइम पेमेंट करनी है 999 रुपीज की। और अगर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तब भी आपको सिर्फ 999 रुपीज देने हैं एंड पूरी जिंदगी कोई भी डीमैट मेंटेनेंस फी देने की जरूरत नहीं। एम स्टॉक का एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है एंड इट्स बिल्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी जो कुछ ही सेकंड्स में हजारों ऑर्डर्स को प्रोसेस कर देता है। ऑल्सो आप एम स्टॉक की ई मार्जिन फैसिलिटी यूज कर सकते हो जिसके इंटरेस्ट रेट काफी लो है, सिर्फ 7.99% से लेकर 9.49% तक। ऑल्सो सिंस एम स्टॉक इज पार्टनर ऑफ ग्लोबल मिरे एसेस ग्रुप, तो इनके पास 25 साल की लेगेसी एंड 15 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। तो जो लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं या फिर जो लोग इन्वेस्टर भी है, उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड सिर्फ 9 मंथ्स में इनके पास 1 लाख से भी ज्यादा यूजर्स है एंड हर 30 सेकंड्स में एक नया क्लाइंट जुड़ता है। सो डू चेक आउट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं सेकंड डार्क बिजनेस की, डायरेक्टर्स मोनोपोली। अब आपको क्या लगता है शार्क टैंक से किसका ज्यादा फायदा होता है? उन शार्क्स का जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उन स्टार्टअप्स का जिनको फंडिंग मिल रही है? सच बताऊं तो इनमें से किसी का भी नहीं। सबसे ज्यादा फायदा होता है शार्क टैंक के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर का। वो लोग जिन्होंने शो को बनाया है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब एग्जैक्ट रेवेन्यू तो सोनी लिव वालों ने रिवील नहीं किया, बट पिछले सीजन से कंपेयर करें तो इस सीजन में उनका रेवेन्यू 3x बढ़ा है, मतलब 3 टाइम्स हो गया है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि शार्क टैंक भी बिग बॉस एंड रोडीज की तरह एक रियलिटी शो ही है। जो लोग ये शो बनाते हैं उनका सिर्फ एक ही एम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शो को देखें एंड उनको एडवर्टाइजर से पैसे मिले। अब अपनी शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए डायरेक्टर्स जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स के लिए शायद ठीक ना हो। जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि iWeb के फाउंडर अक्षय शाह का एपिसोड कभी लाइव ही नहीं हुआ। अब एग्जैक्ट रीजन तो शो ने रिवील नहीं किया, बट काफी लोगों का ये मानना था कि वो एपिसोड काफी सीरियस टाइप था, उसमें कुछ तड़कता भड़कता नहीं था जिसको देखकर ऑडियंस को मजा आए, इसलिए उस एपिसोड को कभी लाइव ही नहीं किया गया। इसलिए हमें ऐसी प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर्स की जगह ये सारी स्क्रिप्ट देखनी पड़ती है। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? अब ऐसी पिचेस के थ्रू शो को तो टीआरपी मिल जाती है, बट उन एंटरप्रेन्योर्स का क्या जो दिन रात मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि वो भी नेशनल टेलीविजन पर आएंगे, बट उनका सपना कभी पूरा ही नहीं होता। आप यहाँ पे खड़े हो ना? हाँ तो कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे, ओके। उसकी वैल्यू करो। आपको जानबूझकर वो एपिसोड्स दिखाए जाते हैं जिसमें इमोशंस भर भर के होता है। माँ बेटे का रिश्ता, गरीब से अमीर होने की कहानी या फिर काफी सारे फनी प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट ये सब कुछ सारे रियलिटी शोज में होता है। रिसेंटली एक एक्स रोडीज ने भी ये चीज रिवील की थी। भैया जो इस तरह के रियलिटी बेस्ड शो होते हैं ना, वो एडिटिंग में और वो डायरेक्शन टीम के पास, वो प्रोडक्शन टीम के पास पावर होती है कि किसे हीरो बनाना है, किसे विलन बनाना है। ये हर एक रियलिटी शो की कहानी है। अगर मैं चाहूंगा, मैं मालिक हूं, तो मैं तेरे को हीरो भी दिखा सकता हूं और मैं देखो विलन भी दिखा सकता हूं, क्योंकि 24 घंटे में से मुझे क्या एडिट करना है, क्या दिखाना है, वो मेरे ऊपर है। तो जब रोडीज में टास्क के बाद में बातें होती थी, 2 कैमरामैन हर टाइम मुंह पे यूं कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपका वोट आउट करने के लिए, तो ऑलरेडी उनको पता है अगर आप शो में अच्छे हो और आपको उनको रोकना है तो वो कुछ ऐसा ट्विस्ट ले आएंगे जिससे आप बच जाओगे। ये देखो, ये गलत नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर आदमी पैसे लगा रहा है, एक आदमी एक कहानी जनरेट कर रहा है, तो वो किरदार उसके कहानी के अकॉर्डिंग, उसकी टीआरपी के अकॉर्डिंग वो बैठने चाहिए ना भाई। इसके अलावा काफी एंटरप्रेन्योर्स की स्क्रिप्ट को भी मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कि मॉडर्न मिथ की ओशिना हंस बोलती है कि इनिशियली वो अपने बिजनेस के लिए 5 करोड़ की फंडिंग लेने वाली थी, बट डायरेक्टर ने उनसे बोला कि आप 1 करोड़ से ऊपर नहीं मांग सकते, इसलिए उनको अपना ऑफर 75 लाख का करना पड़ा। अब क्योंकि उनको 5 करोड़ से सीधा 75 लाख के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, इसलिए उनकी कोई डील भी नहीं हुई। इनफैक्ट iWeb के फाउंडर अक्षय शाह भी बोलते हैं कि उनको प्रेशराइज किया गया कि वो अपनी पूरी पिच को सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दे। उनको दिन रात प्रैक्टिस करवाई गई, हिंदी बोलने के लिए प्रेशराइज किया गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका एपिसोड लाइव तक नहीं हुआ। अब बात करते हैं द थर्ड डार्क साइड ऑफ शार्क टैंक इंडिया, एंड दैट्स आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ डील। क्या आपने सोचा कि शार्क टैंक पर आने के बाद इन फाउंडर्स का क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 10 में से 8 फाउंडर्स शो के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। आप खुद ही सोचो, आप अपनी फैमिली से लड़के अपनी सेविंग्स बचाकर एक बिजनेस स्टार्ट
करते हो एंड आपके हीरोज जिनको आप लुक अप टू करते हो, बिजनेस के राजा, आपसे ये बोले कुछ नहीं है भाई, तू क्या बना रहा है यार ये? बेसिकली कैरी मिनाटी रोस्ट ऑन नेशनल टेलीविजन। एंड ये नहीं है कि बस शार्क इनको रोस्ट करते हैं, एपिसोड लाइव होने के बाद पब्लिक भी इनको बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। जैसे कि पैराडाइज की फाउंडर युशिका जोली बोलती है कि जब उनका एपिसोड लाइव हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर बिच, ग्रीडी, रूड वगैरह लिखना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने तो उनकी कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर बुरा भला कमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी ब्रांड इमेज काफी हद तक खराब हो गई। इनफैक्ट काफी लोगों ने तो उनके बिजनेस डिसीजन पर भी सवाल उठाए। एंड ऐसी कुछ कहानी है सिपलाइन ब्रांड की। आई एम प्रीटी श्योर आपने उनकी शॉर्ट जरूर देखी होगी क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इनका सेल्स का बंदा जाता था बेचने के लिए, पिटता था फिर वो मेडिकल में सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इन कुछ रीजंस की वजह से फाउंडर्स को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है क्योंकि वो इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना यार, लाइक करने से बहुत हेल्प होती है। एंड ऐसी बिजनेस केस स्टडीज के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो मेरे को कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि आप नेक्स्ट किस पर वीडियो देखना चाहते हो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.